अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहां की एपिसोड 26 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 26 की तरफ चलते हैं। हानम ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था, जो बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे बाहर निकल आएगा। सांसें इतनी तेज थीं गोया पहाड़ चढ़कर आई हो। ये सर को क्या हो गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? इतना डर तो कभी उनके गुस्से से नहीं लगा जितना उनके इस पतले अंदाज से लग रहा है। हानम ने दिल के मुकाम पर हाथ रखते बुड़बुड़ाते हुए कहा तो किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखते थपथपाया, तो वो घबरा कर पलटी जहां वारिस खड़ा था। हानम, क्या हुआ? आप इतना डरी हुई क्यों हैं? वारिस ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा। तो हानम ने इधर उधर देखते खुद पर काबू पाना चाहा। नहीं, मैं ठीक ठीक हूँ, वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली थी। तो आपके माथे पर ये पसीना क्यों चमक रहा है? वारिस ने एक उंगली उसके माथे पर मारते पसीना उसे दिखाया। तो हानम लड़खड़ा कर पीछे हुई, जिस पर वारिस मुस्कुराया। हानम का ऐसे उसका बेतकल्लुफी से उसे टच करना पसंद नहीं आया था। हानम ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू लेते माथे से पसीना साफ किया। मैं ठीक हूँ, वो गर्मी है जरा इसलिए। हानम ने इग्नोर करते फाइल की तरफ बढ़ी। आपने लंच नहीं किया? ये ब्रेक है, वारिस ने उससे मजीद बात करते कहा। तो हानम ने नफी में सर हिलाया। जी नहीं, मैं लंच कर चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया, हानम ने बमुश्किल मुस्कुराकर कहा। तो वारिस ने सर अस्पात में हिलाया, जबकि सामने बैठा जावियार, जिसकी नजर हुमा वक्त केबिन से बाहर उस पर ही रहती थी, उसे वारिस से फ्री होते देख वो माथे पर बल डाल गया। वारिस का इसे छूना और आगे से हानम का मुस्कुराना उसे जलते शोलों पर गिरा गया था। जब उसकी मुस्कुराहट पर वो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता था तो किसी दूसरे पर वो किस तरह असर अंदाज होती होगी। ये सोचते जावियार ने पेपर वेट को मुट्ठी में दबोचा, जैसे उसके हाथों में वारिस की गर्दन हो और वो उसे दबोच रहा हो। जावियार ने उसी लम्हे रिसीवर उठाते आयशा को मिलाया था। मिस्टर वारिस को मेरे कैबिन में भेजें, जावियार ने सर्द अंदाज में कहा था कि आयशा फौरन वारिस को इन्फॉर्म कर गई थी। जी सर, आपने मुझे बुलाया, वारिस ने आते ही कहा। तो जावियार ने शोला बार निगाहों से उसे देखा। मिस्टर वारिस, ये लेटर आपके लिए। वारिस ने खामोशी से वो लेटर थामा और पढ़ा और फिर हैरानी से जावियार को देखने लगा, जो मगरूराना अंदाज में अपनी चेयर से टेक लगाता उसी के तासरात पढ़ रहा था। सर, ये क्या है? आप मेरा ट्रांसफर लाहौर वाली ब्रांच में क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी सर, वारिस ने परेशानी से कहा। तो जावियार सीधा हुआ और लैपटॉप ऑन किया। आपका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अगर आपको कोई शिकायत है तो इट्स ओके, हम आपकी जगह किसी और को उस जॉब के लिए रख लेंगे। जावियार ने एक नजर उसे देखते वापस लैपटॉप पर नजर जमाते हुए कहा। तो वारिस घबराया। इतनी अच्छी कंपनी से वो हाथ कैसे धो सकता था? लेकिन सर, आपको मुझसे कोई शिकायत, मेरा काम पसंद नहीं आया, या फिर अभी वारिस कुछ बोलता कि जावियार की बात पर थमा। मिस्टर वारिस, अगर मुझे आपका काम पसंद ना आता तो मैं आपका ट्रांसफर नहीं बल्कि आपको निकाल बाहर करता, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया है। मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या आपको कोई परेशानी है इस जॉब से? जावियार ने सर तासरात लिए कहा। तो वारिस खामोशी से नफी में सर हिला गया। ओके, यू कैन गो नाउ, जावियार कहते वापस अपने काम में लग गया था, जबकि वारिस भी खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया था। उसका तो काम तमाम हुआ। अब हानम आफिंदी तुम्हें नहीं बख्शूंगा मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गैर मर्दों से फ्री हो और फिर इनको स्माइल भी पास करो, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। जावियार भवें भींचते हानम को ऑफिस से ही घूरते हुए बुड़बुड़ाया था। कैसी बातें कर रहे हैं डैड आप? अर्शी ऐसा कर ही नहीं सकती है। आप किसके हाथों में थमाकर आ गए हैं मेरी बहन को? सयाम राना गुस्से से फोन पर बोला था। सयाम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं वो वीडियोस, वो सब सुना है मैंने। लोग किस किस तरह की बात कर रहे हैं अर्शिया के बारे में। यारम सुल्तान ने मेरी इज्जत रख ली, वरना क्या होता, मेरी सारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती। असफन साहब ने इससे ज्यादा गुस्से में समझाया था कि सयाम का दिमाग घूमा। नो डैड, मेरी बहन ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। वो अपने हाथों से अपनी इज्जत को कभी बर्बाद नहीं कर सकती है। एंड आई डोंट बिलीव दिस। आपको उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? आप डैड हैं, आप अपनी औलाद को नहीं जानते वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, सयाम ने अफसोस से कहा, जबकि असफन साहब के चेहरे पर कोई नामो निशान ना था अफसोस का। उनकी इज्जत बच गई थी और यही चीज अव्वल थी उनके लिए।
देखो श्याम, मैं इसलिए भी मुतमईन हूँ क्योंकि यारम एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो अर्शिया को हैंडल कर सकता है। असवन साहब ने उसे समझाना चाहा। नो डैड, मुझे लगा था कि आप मेरी बहन को संभाल सकते हैं, लेकिन अब पता चला कि वो तो बोझ थी आप पर। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। अपनी बहन को मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगा अब। श्याम ने गुस्से से कहते फोन रख दिया था कि असवन साहब माथे पर बल डालते हेलो हेलो करते रह गए थे। जबकि लीजा बेगम भी बहुत परेशान थी इस वाक़ये पर। लेकिन जब इन्हें पता चला कि यारम से अर्शिया की शादी हुई तो उनका दिल कहीं न कहीं मुतमईन हुआ, और असवन साहब ने भी इन्हें समझाया तो वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई थी। जबकि अम्मा बीके तो रह रहकर होल उठ रहे थे। कल रात को ही अर्शिया ने उनसे सारी बात का जिक्र किया था और आज सुबह ही वो बच्ची उनकी आंखों से ओझल हो गई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि एक बार उनकी बात हो जाए अर्शिया से तो वो मुतमईन हो जाए, लेकिन कोई जरिया ना था। अब उनकी आखिरी उम्मीद श्याम ही था, जिसने इन्हें तसल्ली दी थी कि वो वापस आ रहा है और वो अर्शिया को यारम सुल्तान के जंगल से निकाल लेगा। जावियार खानम से मुलाकात चाहता था, लेकिन इस वक्त के बाद से वो पूरा टाइम उससे दूर दूर भाग रही थी। जब वो बुलाता वो आयशा को भेज देती कि जावियार का फोन खोल कर रह जाता, और अभी भी यारम के कैबिन में छुपी बैठी थी। और अब छुट्टी होते ही वो उसके साथ वापस जा रही थी घर, जहाँ सना बेगम बेइंतहा परेशान हो रही थी। वो बाहर निकला तो यारम और हानम भी कैबिन से बाहर निकलते जाने लगे। क्या हुआ यारम, जल्दी में हो? जावियार ने एक नजर हानम को देखते यारम से कहा तो वो माथा मसलते अस्पात में सर हिला गया। आनी को शायद सब पता चल गया है, परेशान हो रही हैं बहुत ज्यादा, यारम ने कहा तो जावियार भी परेशान हुआ। चलो मैं भी चलता हूँ घर, जावियार ने ऑफर किया तो यारम ने सर अस्पात में हिलाया। हानम यारम के साथ गाड़ी में बैठी, जबकि जावियार अपनी कार में सुल्तान पैलेस पहुंचा था, जहां सना बेगम परेशान सी बैठी थी और एक मुलाजमा उनके बराबर में जो उसका गिलास लिए खड़ी थी। यारम और जावियार भागे हुए उनके करीब गए, जो सर थाम कर बैठी थी अपना। आनी, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ? यारम उनके बराबर बैठते हुए और उनका हाथ थामते बोला तो उन्होंने यारम का हाथ अपने हाथ से छुड़वाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यारम, सना बेगम ने अफसोस से कहा। तो यारम ने अपने लब भेजे। तो क्या आज वो अपनी आनी के सामने भी सर उठाने के काबिल नहीं रहा था? क्या इन्हें यारम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था? तुमने मुझसे छुपकर शादी कर ली यारम, सना बेगम ने कहा तो यारम के माथे के बल सीधे हुए। कम से कम मुझे तो बता देते, आपको शर्म नहीं आई मुझसे छुपकर निकाह करते हुए? सना बेगम ने फिर कहा तो यारम ने जावियार को देखा और फिर सना बेगम को। आनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं, वो अपने किरदार की सफाई देने लगा तो सना बेगम ने उसके होंठों पर हाथ रखा। मुझे नहीं सुननी वो बकवास जो सच नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि निकाह मुझसे छुपकर क्यों किया और मेरी बहू कहाँ है इस वक्त? सना बेगम उसकी बात काटते हुए जरा गुस्से से बोली कि यारम को अर्शिया का ख्याल आया। सुबह वो उसे फार्म हाउस के एक रूम में तनहा बंद करके आया था और अब रात होने को थी। यारम ने खामोशी से सना बेगम को देखा। आनी, वो लड़की इस लायक नहीं है कि आप उसे अपनी बहू कहें। मैंने उस बेहुदा लड़की से शादी अपनी इज्जत को बचाने के लिए की है, जो उसने डुबाई थी। बस मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा, यारम ने संजीदा लहजे में कहा कि सना बेगम के माथे पर बल पड़े, जबकि हानम ने भी हैरानी से उसे देखा। अर्शिया ऐसी हरगिज ना थी। उसे इस बात पर हरगिज भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जिसने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, जो उसे भी ना झुकने का सबक सिखाती थी, वो अपनी इज्जत को ऐसे गिराएगी कि सारी जिंदगी के लिए उसका सर शर्म से झुक जाएगा। उसे तो अर्शिया बहुत पसंद थी और यारम की बीवी के तौर पर तो उसे अर्शिया बहुत पसंद आई थी। वो यकीनन बहुत अच्छी लड़की थी, जबकि जावियार भी उसकी बात पर हैरान हुआ था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही यारम? क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम किसी लड़की को ऐसे मुखातिब करो, और लड़की भी वो जो तुम्हारी महरम हो, तुम्हारी बीवी हो, वो जैसी भी है? तुम कौन होते हो उसे जज करने वाले? सना बेगम उस पर बिगड़ी थी। इन्हें हरगिज भी पसंद नहीं आए थे यारम के अल्फाज। आनी, आप उसे नहीं जानती इसलिए ऐसा कह रही हैं। वो यही डिजर्व करती है और मैं इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। यारम का सुबह का गुस्सा फिर उठ कर आया था। मुझे मेरी बहू मेरे घर में चाहिए यारम, कहाँ छोड़कर आए हो तुम उसे? सना बेगम उस पर बिगड़ी थी कि वो खामोश बैठा रहा और उन्हें कोई जवाब ना दिया, जबकि जावियार और हानम तो सिर्फ तमाशाई बने खड़े थे। यारम, कहाँ छोड़कर आए हैं हमारी बहू को? उसे घर लेकर आए। उन्होंने फिर सख्ती से कहा तो वो उन्हें देखने लगा। आनी, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं इस लड़की को इस घर में नहीं लेकर आऊंगा। मेरा इससे एक कागजी रिश्ता है जो मैं बस खत्म कर दूंगा। यारम ने इन्हें गुस्सा जब्त करते समझाना चाहा। हरगिज नहीं,
इसे मौका दो एक, अगर वो कोई गलती कर भी गई है तो उसे समझाओ, लेकिन इस तरह से फौरन रिश्ता खत्म करने की बात कैसे कर सकते हो? सना बेगम ने माथे पर बल डालते कहा, आनी प्लीज, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। यारम जरा गुस्से से कहता उठ खड़ा हुआ, जबकि उसकी इस हरकत पर सना बेगम की आंखों में आंसू चमके, जिसे जावियार और हानम ने भी देखा था, जबकि यारम अपने गुस्से में देख ना सका। ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो मर्जी करो। सना बेगम कहते उठ खड़ी हुई थी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ पलट गई थी कि जावियार और हानम ने भी अफसोस से यारम को देखा था। यारम को अपने गुस्से का एहसास हुआ तो वो फौरन उनकी तरफ बढ़ा, जो अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती अंदर कमरे में जा रही थी। आनी, आई आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है आपसे ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यारम ने इन्हें सीने से लगाते हुए कहा तो वो भी खामोशी से उसके सीने से लग गई। ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है, आप इस घर की मालकन हैं, आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं उसे यहाँ लाऊं तो यहाँ ले आऊंगा, लेकिन प्लीज इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। यारम ने नरमी से इन्हें समझाते हुए कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। जाए, इन्हें यहाँ लेकर आए, सना बेगम ने कहा तो वो खामोशी से बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया, जबकि वो भी पीछे सोफे पर ढह गई तो हानम उनके करीब हुई। आपने ठीक किया आनी, आपको पता है अर्शिया इतनी अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं और यारम भाई के साथ बहुत जचती भी हैं। मैं तो चाहती हूँ वही मेरी भाभी बने। हानम ख्याली पुलाव पकाती एक्साइटेड होते हुए बोली तो सना बेगम भी हंसती हुई नफी में सर हिलाने लगी, जबकि जावियार तो उसकी खुशी देख रहा था। जो अर्शिया किसी को समझ नहीं आई थी वो इस लड़की की एक मुलाकात में फेवरेट हो गई थी। कितना मजा आएगा कि वो अब हमारे साथ रहेंगी, हानम इश्तियाक भरे लहजे में बोली तो सना बेगम ने उसके सर पर हल्की सी चिप्स लगाई। आप भी तो एक दिन शादी होकर चली जाएंगी, खुश ऐसे हो रही हैं जैसे वो यारम के साथ नहीं आपके साथ रहेंगी। सना बेगम ने हंसते हुए कहा तो वो रोता सा मुंह बना गई। मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। वो सना बेगम के कंधे पर सरकते तिरछी नजरों से जावियार को देखने लगी, जिसके माथे पर बलों का जाल बिखर गया था। शादी तो करनी ही पड़ती है लड़की को, जैसे यारम की हो गई है वैसे ही एक दिन तुम्हारी भी हो जाएगी, बस यारम खुश रहे, इस शादी को निभा ले, इसे एक मौका दे दे। सना बेगम उसे समझाते हुए यारम की तरफ से परेशान होते बोली तो उनकी दूसरी तरफ जावियार आकर बैठा और उनका हाथ थामा। फिक्र मत करें आनी, आप अभी इस लड़की को जानती नहीं है, वो अपना आप मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है, यारम जैसे इंसान को भी सीधा कर ही लेगी। जावियार ने उसे मुस्कुराते हुए समझाया तो वो भी मुस्कुराती सर हिला गई। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वो पुरसोच लहजे में बोलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे हानम और जावियार ही रह गए। हानम इधर उधर नजर घुमाती उठ खड़ी हुई तो जावियार भी उसे घूरता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ। जब उसे ऑफिस की वो हरकतें याद आई तो वो उसकी तरफ कदम उठाता संजीदगी से उसे देखने लगा, तो वो भी उसके करीब आने पर हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हें मैंने आज ऑफिस में तहम्मुल से क्या बात समझाई थी? जावियार ने जरा गुस्से से पूछा तो वो सोच में पड़ी। तहम्मुल से वो कब कुछ बोलता था? कौन तहम्मुल? वो हैरानी से पूछने लगी, क्योंकि अगर ये सब्र तहम्मुल वाले तहम्मुल की बात हो रही थी तो जावियार सिकंदर कब तहम्मुल से बोला था उसे याद नहीं, क्योंकि हर वक्त तो वो जलाद बना घूमता था। शट अप डफर, जावियार ने गुस्से से उसे झाड़ा तो वो माथे पर बल डाल गई। क्या मैंने तुम्हें आज नहीं समझाया था कि तुम बिना वजह मत मुस्कुराया करो हर किसी अरे गैरे के सामने? और तुम उस बारिश से इतना फ्री हो रही थी, बहुत शौक है तुम्हें हर किसी से फ्री होने का। जावियार ने जरा सख्ती से कहा था तो हानम को याद आया, आप हर जगह मुझ पर नजर रखते हैं, काम धंधा छोड़ दिया आपने अपना जो ये काम कर रहे हैं? हानम ने काफी हैरानगी से पूछा कि एक लम्हे को जावियार गड़बड़ाया। मेरी नजर चारों तरफ होती है, कौन क्या कर रहा होता है मैं बखूबी जानता हूँ। और मिस हानम आफिंदी, वो बोलता उसके करीब आया तो वो गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी कि कोई मुलाजिम ना आ जाए। अगर तुम अब किसी से फ्री होती नजर आई तो मैं तुम्हारा ऑफिस से ट्रांसफर करवाते किसी ऐसी जगह ट्रांसफर कर दूंगा जहां तुम्हें कोई ना देख सके सवाए मेरे। जावियार की बात पर वो आंखें फाड़े उस शख्स को देखने लगी जिसके आजकल मिजाज बातें और लहजा पुराने जावियार से मिलाए ना मिल रहे थे। क्या मतलब? हानम के मुंह से बेख्तियार निकला। अपना मतलब मैं तुम्हें बहुत जल्द समझाऊंगा, खुद को ज़हनी तौर पर अच्छी तरह तैयार कर लो। जावियार ने उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा था कि उसकी सुनहरी रंगत कल में सुर्ख होने लगी थी। फिर जावियार को उसके चेहरे पर आते जाते रंगों से भी इश्क हुआ था। वो सख्ते की हालत में वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी, जबकि वो मुस्कुराता पीछे की तरफ कदम उठाता गया। मेरी बात याद रखना, अब ये मुस्कुराहट हर किसी के सामने नहीं आए। जावियार ने उसे उंगली उठाते होठों की तरफ इशारा करते वार्न किया था और पीछे की तरफ कदम उठाता वहां से ओझल हो गया था।
कि सना बेगम जो बाहर की तरफ ही आ रही थी। जावियार का आखिरी जुमला और हानम के चेहरे की सुर्खी और उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट ने इन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो मुस्कुराती वापस अपने कमरे में चलती थी। वो गुस्से में तेजी से ड्राइव करता फार्म हाउस पहुंचा था, जहां काफी अंधेरा था। यकीनन माली ने फार्म हाउस का ब्रेकर डाउन कर दिया था, ये सोच करके यहाँ कोई नहीं है, जबकि अर्शिया तो सुबह से यहीं के कमरे में बंद थी। और ये बात जहन में आते ही यारम फौरन से गाड़ी से बाहर निकलता, तेजी से अंदर की तरफ भागा था। सबसे पहले उसने जाते ही वहां का ब्रेकर ऑन किया था कि पूरा फार्म हाउस रोशन हो गया था। फिर वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ा था। कमरे के बाहर रुकते उसने खुद को कूल डाउन किया था और फौरन दरवाजा खोला था। तो क्या वो सुबह से अंधेरे में यहाँ बंद थी? यारम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नजर न आई, जबकि कमरे का हशर नशर बिगड़ा हुआ था। हर वो चीज जो उसके हाथ आई होगी उसने दरवाजे पर दे मारी थी। जगह जगह कांच भी बिखरे हुए थे। जब यारम की नजर दाएं तरफ पड़े कांच पर पड़ी, जिस पर बहुत खून लगा था, उसका दिल किसी अनहोनी का गुमान किए बेअख्तियार धड़का था। अर्शिया, यारम ने संजीदा आवाज में उसे पुकारा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। यारम ने देखा वॉशरूम का दरवाजा अध खुला था। उसने 2 लम्हे सोचा, लेकिन फिर इस दरवाजे को पूरा खुला तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। सामने बाथटब में अर्शिया का वजूद बेहोश पड़ा था। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में उस तक पहुंचा और उसका सर जो बाथटब से बाहर की तरफ ढलका हुआ था उसे उठाया तो वहां कुछ चिपचिपाहट का एहसास हुआ। यारम ने अपना हाथ आगे करके देखा तो वहां भी खून लगा था। यारम सुल्तान को सही मैनों में तशवीश लाहक हुई थी। अब उसने अर्शिया के वजूद को बिना झिझक बाहों में उठाया तो उसके जख्मी पैर पर नजर पड़ी, जहां काफी गहरा जख्म मालूम हो रहा था, लेकिन खून पैर पर जमा हुआ था। यारम उसे बाहर लेकर आया और बेड पर लेटाया। अर्शिया, अर्शिया, आंखें खोलो। यारम ने उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। उसका वजूद ठंडा पड़ा था। इस वक्त ना जाने वो कब से ऐसे पानी में पड़ी थी। यारम ने एक नजर कमरे को देखा और फिर उसे, जिसके वजूद पर कपड़े बिल्कुल चिपके हुए थे और गीले हो रहे थे। यारम ने तासुब से सर हिलाया और अपनी वार्डरोब किया। वहां अर्शिया के पहनने लायक कुछ नहीं था, लेकिन उसको चेंज करवाना भी जरूरी था। यारम ने अपनी स्काई शर्ट और ट्राउजर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा, जिसके होंठ हल्के हल्के नीले हो रहे थे, जबकि रंगत भी पीली हो रही थी। यारम हिचकिचाते आगे बढ़ा और उसके करीब बैठा। अर्शिया, यारम ने नरमी से उसके वजूद को झंझोड़ा कि शायद वो होश में हो और अपने कपड़े बदल ले, लेकिन उसके वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। यारम ने कुछ सोचते रिमोट उठाते कमरे की लाइट्स ऑफ की और थोड़ी ही देर में उसके कपड़े तब्दील करते कमरे की लाइट्स ऑन की और एक नजर उसे देखा, जिसके भीगे बाल चेहरे पर चिपके थे। चेहरा और जिस्म सर्द हो रहा था। अब यारम को उसकी फिक्र लाहक हुई थी। वो क्या करता इस वक्त ऐसे हाल में? डॉक्टर को भी कैसे बुलाता? यारम ने कमरे में हीटर ऑन किया और पीछे सर के जख्म को साफ किया और फिर पैरों तक पहुंचते वो जरा हिचकिचाया, लेकिन पैर में कांच अभी भी था। उसने तासुब से उसे देखा और पैर उठाते अपने हाथ में लिया, जो नाजुक सा था, लेकिन जख्म की वजह से इस लड़की ने इस खूबसूरत पैर का हशर नशर कर दिया था। यारम को उसी लम्हे उस पर गुस्सा भी आया था। उसने कांच खींचकर निकाला कि बेहोशी की हालत में भी अर्शिया की सिसकी निकली थी। यारम को अफसोस हुआ था, शायद उसे इस तरह से उसे बंद करके नहीं जाना चाहिए था। यारम ने रुई हाथ में लेते आहिस्ता से उसके जख्म को छुआ और साफ किया कि वो वाकई पूरी की पूरी इतनी नाजुक सी लगती थी कि यारम उसे इसी नजाकत से छू रहा था। और उसके जख्म को साफ करते उसने उस पर पट्टी करी और आहिस्ता से बेड पर रखा। इस वक्त वो सब भूल गया था कि सामने बेहोश पड़ी लड़की की क्या गलती थी, उसने क्या किया था उसके साथ। इस वक्त वो बस अपनी गलती पर पेशमान था। उसे बस इतना याद था कि उसने सामने पड़ी नाजुक सी लड़की के साथ क्या किया है। यारम ने उसके हाथों को मसलना शुरू किया कि वो अभी तक ठंडी पड़ी थी। कितनी ही देर वो मसलता रहा, लेकिन कब तक करता? अब रात गहरी होने लगी थी। यारम ने सोचते अपने कपड़े भी वार्डरोब से निकाले और एहतियात से बिखरी चीजें पैर से एक तरफ करते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा और चेंज किया। थोड़ी ही देर में वो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहने, साथ ट्राउजर पहने बाहर आया और झिझकता हुआ बेड पर बैठा, जबकि बिस्तर पर पड़ी लड़की को तो होश ही नहीं था। यारम ने उसके बराबर कोहनियों के बल लेटते उसके माथे पे हाथ रखा, जो अब भी ठंडा पड़ा था। अगले ही लम्हे उसने अर्शिया की कमर में हाथ डालते अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने पर आ गिरी। यारम ने उसे झिझकते अपने सीने से लगाते उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और उसे खुद में भींच गया कि शायद उसके वजूद की तपिश की हिद्दत से ही उस लड़की के अंदर गर्दिश करता खून कुछ खौल जाए। यारम को खुद गर्मी लगने लगी थी। ऐसा भी कोई ठंडा मौसम ना था कि वो हीटर ऑन करता और उस पर कंफर्टर लेकर सोता, लेकिन अर्शिया के सर्द वजूद को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी पेशमानी तो उसे अपने किए पर थी। वो गुस्से में ऐसे ही आपे से बाहर हो जाया करता था, इसलिए कोशिश करता था कि कम से कम
गुस्सा करे, लेकिन उसके सीने पर पड़ी इस लड़की ने उसका हर तरह से जब्त आजमाया था कि वो खुद पर काबू खो बैठा था। यारम ने उसके चेहरे से बाल हटाते उसके चेहरे को गौर से देखा था, जिसकी सुनहरी आंखें इस वक्त बंद थी। गुलाबी छोटे से होंठ थे और बाल उसके छोटे थे मगर सुनहरे थे। उनका रंग बिल्कुल उसकी आंखों के रंग जैसा था। यारम ने उसके बालों को अपने हाथों में लिया था जो अब सूख गए थे और रेशम की तरह उसके हाथों में से फिसल गए थे। शायद महरम होने का एहसास था कि वो इस वक्त हर चीज बलाए ताक रखता अपने इतने करीब पड़े वजूद में गुम होने लगा था। उसके बालों को सहलाते यारम ने इनमें गहरी सांस भरी थी कि एक खुशगवार महक उसकी सांसों में घुली थी और फिर कई गहरी सांसें भरी थी। यारम ने उसके वजूद को मजीद खुद में भींचते वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता आंखें मूंद गया था। सुबह की रोशनी फैल गई थी, लेकिन फिर भी कमरे में अंधेरा था। पूरा कमरा ऐसा था जैसे तपती सहरा में लेटे हों। उसने कसमसाते दूर होना चाहा, लेकिन वो किसी की आगोश में जकड़ी हुई थी। आंखें खोलते खुद को किसी के महसूर में कैद पाया तो आंखें खोली, लेकिन दुखता सर बहुत भारी हो रहा था। कल का मंजर जहन के पर्दों पर झिलमिलाया कि वो कैसे एक कमरे में बंद थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। गुस्से में उसने हर चीज को उठाकर दरवाजे पर दे मारा था, लेकिन कोई ना था जो सुनता। और फिर अचानक कमरे में अंधेरा हो गया था, घुप अंधेरा। वो घबराती चारों तरफ देखती, यारम को पुकार रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। शायद वो जा चुका था। अंधेरे में ही अर्शिया का पैर कांच पर पड़ा था जो उसके पैर में घुसा था। वो तकलीफ से चीख पड़ी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। दीवार के सहारे तक वो वॉशरूम में पहुंची थी, जहां एक विंडो से रोशनी आ रही थी। उसने बाथ टब के करीब बैठते कांच को निकालना चाहा, लेकिन तकलीफ इतनी थी कि हिम्मत ना बनी। वो बामुश्किल उठकर बेसन तक जाने ही लगी थी कि उसका पैर फिसला था और वो सीधी बाथ टब में गिरी थी, जिसका सिरा उसके सर पर इतनी जोर से लगा था कि वो बेहोश हो गई थी, जबकि सर से खून भी बह निकला था। और फिर उसके बाद उसे कुछ याद ना था वो कहाँ थी। अर्शिया ने बंद आंखों से ही खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन हिसार इस कदर सख्त था कि उसे लगा था कि उसकी हड्डियां चटक चुकी हों, कि वो किसी जिन के हिसार में कैद हो। अर्शिया ने मुंदी मुंदी आंखें खोलते उसे देखा तो वो और कोई नहीं यारम सुल्तान था, वही जालिम इंसान जो उसे भूखा प्यासा एक कमरे में कैद करके चला गया था। और फिर इस अंधेरे में वो किस कदर घबरा गई थी। अर्शिया ने नम आंखों से बगौर उसे देखा था, जो सर बाएं तरफ गिराए सो रहा था, जबकि वो दाएं तरफ उसके सीने पर पड़ी थी। यारम के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बंधे थे, गीले बाल पसीने से तर माथे पर चिपके थे। आंखों की हमरंग टी शर्ट पहने वो अपनी नीली आंखों को बंद किए हुए था। अर्शिया को कोई ख्वाब लगा था ये। वो मगरूर शहजादा उसको बाहों में लिए सो रहा था, जो उसे जागती आंखों से अपने करीब भी भटकने नहीं देता था। हाफ टी शर्ट से उसके बांसों से उभरती हुई नसें देख अर्शिया के गले में कांटे पड़े थे। उसने अपनी उंगली को उसकी उभरी हुई नस पर ट्रेस किया था कि शायद वो उस दिन की तरह आज भी कोई ख्वाब देख रही थी, वरना यारम सुल्तान और उसे बाहों में भरे। उसकी उंगली की सरसराहट से यारम की आंख खुली और उसने चेहरा मोड़कर देखा तो वो उसके सीने पर सर रखे उसकी नसों पर उंगली फेर रही थी। यारम ने खामोशी से उसे देखा। शायद वो जानती नहीं थी कि वो उठ चुका है। वो इस कदर इन्हेमाक से अपने काम में मगन थी। यारम ने एक लम्हे में उसे बिस्तर पर गिराया था और अपनी जगह से उठा था, गोया वो रात से अब होश में आया हो, जबकि अर्शिया खुद किसी ख्वाब से जागी थी। तो क्या वो वाकई उसे बाहों में लिए पड़ा था? अर्शिया ने कल से अब तक के हर मंजर को सोचा था और अब उसके रहम करदा लम्स पर इस मजबूत लड़की की आंख से आंसू फूटकर गिरा था, जिसे वो लम्हे के हजारवें हिस्से में पहुंच गई थी। यारम सुल्तान जानता नहीं था वो अर्शिया थी और अर्शिया का नाम अब यारम सुल्तान के नाम से जुड़ा था। अब वो उसे बताएगी कि वो क्या चीज है।